आप बुक के पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये आइसोथर्म लिखा हुआ है। आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। पेज नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम केमिस्ट के साथ मैं हूँ लेक्चरर इमरान, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सैम्पल पेपर दैट इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन सी केमिस्ट्री से, कौन सी क्लास की केमिस्ट्री से लिए गए हैं, और आपके लिए जो ज़्यादा इफेक्टिव बुक है आइदर दैट इज़ पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल बुक। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ हाउ मैनी टाइम्स मैग्नीशियम एटम इज़ हैवियर देन कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम के एटॉमिक मास की बात करते हैं सो दैट इज़ 12। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं सो दैट इज़ 24। सो अब आपने डिसाइड करना है 12 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 24 बनेगा ना। सो द राइट ऑप्शन इज सेकंड, 2 टाइम्स। MCQ नंबर सेकंड इज द रिएजेंट विच लीव्स इन द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। ठीक है, एक रिएक्शन है वो हो रहा है, उसके अंदर रिएक्टेंट आपने ऐड किए हुए हैं, वो रिएक्शन ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर भी पीछे आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रह जाते हैं। सो उन रिएक्टेंट को आप लोग क्या कहते हो? उन रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, दूसरा आपके पास है कंज्यूम रिएजेंट, का मतलब वो तो ख़त्म हो गए हैं। लिमिटिंग भी यही होता है जो कंज्यूम्ड है। सो इसका मतलब एक्सेसिव रिएजेंट वो होंगे जो कि रिएक्शन के बाद भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से रह जाते हैं। नेक्स्ट MCQ है व्हेन वी कैलकुलेट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय दिस इक्वेशन R is equal to 0.529 angstrom into n square where n is equal to 1 2 3 4 the distance between orbit of hydrogen atom। आपने डिस्टेंस बताना, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, वो होता है इंक्रीज हो रहा होता है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये ऑब्टेन किया गया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, जहाँ पे आप रेडियस की कैलकुलेशन करते हो। वहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास कंसिक्वेंटली जो n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, उसके लिए वैल्यूज़ जो आप कैलकुलेट करते जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आपके पास अगर n1 है तो ये आपके पास इसका रेडियस जो होगा दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर शेल नंबर सेकंड है तो आपके पास रेडियस इसका होगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली इफ द शेल नंबर इज 3 सो इट्स रेडियस वुड बी 4.75 एंगस्ट्रॉम। ये देखें आप पंजाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से इस क्वेश्चन को पिक किया गया है। So next MCQ is spectrum is the visual display of dash component of white light। इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा दैट इज डिस्पर्शन। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये MCQ जो है इसको कहाँ से पिक किया गया है। सो ये आप यहाँ से देख सकते हो, hence a visual display or dispersion of component of white light when it is passed through a prism is called a spectrum। ये पेज नंबर 24 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। यहाँ से स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन को पिक किया गया है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें से आपने बताना है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या शो करती है। इसमें जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ये तब होगा जब इसके ऊपर म्यू के ऊपर ऐसे बार आएगा, वेव नंबर आएगा। ठीक है, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में से आप इसको सर्च कर सकते हो, पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फेडरल की केमिस्ट्री में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो सबसे लास्ट इक्वेशन है उसके अंदर आप देखोगे कि एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। नेक्स्ट आपके पास है अ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ, ये यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंटिंग की हुई, दिस इज 10 डेसीमीटर क्यूब। अ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ 1 डिग्री and 2.5 atmosphere। The gas is allowed to expand until new pressure is 2। अब यहाँ पे no suggestion will be the new volume if the temperature is maintained at 273 Kelvin। ये इन्होंने सारा जो जितना भी स्टेटमेंट लिखी गई है इसके अंदर सारी मिस्टेक्स की गई हैं, बट स्टिल ये जो क्वेश्चन है इसको पिक किया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक की केमिस्ट्री की बुक में से। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री एट द प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन है जो पिक किया गया है, और ये आप देख सकते हो पेज नंबर
7 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 7 से जो है इसको पिक किया गया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि वी हैव टू फॉलो द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमसे वॉल्यूम 2 मांग रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करो। आपको मैं बता देता हूँ फर्स्ट वॉल्यूम आपके कौन सा होगा, 10 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज V1, ठीक है। अब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 273 केल्विन लिखा हुआ है। तो अगर आप देखो 0 में अगर आप 273 ऐड करोगे तो ये आपके पास 273 ही बनेगा। अगर आप देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं बॉयल्स लॉ में। ये आपके पास P1 है और दिस इज द P2, ठीक है। आपने क्या करना है, V2 जो है फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। Next MCQ is if a graph is plotted between pressure on x-axis and y on y-axis, Boyle's law verification, the curve obtained is called isotherm, ठीक है। जब आपके पास iso means same और temperature, therm means temperature। अब ये जो है इसको भी जो है ना पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक से पिक किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। आप बुक के पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये isotherm लिखा हुआ है। iso means same and therm means temperature। पेज नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी अंडरस्टैंड बाय। प्रॉपर्टीज जो हैं इन सब के हमें कौन बताता है, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो राइट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट आपके पास है द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और विद इन अ मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं दोज आर नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास होता है पोलर नेचर, हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर ये इसके क्लोज विसिनिटी में एक और HCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, उसका भी क्या होगा, सेम पोल्स होंगे। अगर इनके बीच में अट्रैक्शंस होती हैं, ये एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगे, सो ये जो बॉन्ड है दिस इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इसके बीच में जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, ये वाला, दिस इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब इसके लिए जो आपके पास आंसर है ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक में इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, मैनोमीटर डिटरमाइंस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सो ये आपके पास है पेज नंबर 19, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पे ये MCQ जो है ये गिवन है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है, इन पोलर सॉल्वेंट आयोनिक क्रिस्टल रिएक्ट। अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स है तो वहाँ पे जो है ना इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, पोलर कंपाउंड में पोल्स होते हैं, तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इसलिए रिएक्शन जो है वो भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये आप जो है ना आयोनिक सॉलिड्स जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो मौजूद है। जैसे मैं आपको बाकी बता रहा हूँ यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है तो वो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, आप पूछ सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। फिक्स्ड इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप इनको डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है लैटिस पॉइंट और आल्सो कॉल्ड। लैटिस पॉइंट को हम लैटिस साइट्स भी कहते हैं। अब ये वाला जो है ना ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स। ये आपके पास है पेज नंबर 30 के ऊपर गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इन इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल कौन सा होता है, जो कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इन एन इररिवर्सिबल रिएक्शन द टेंडेंसी ऑफ इट टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता, तो हम लिखेंगे नेग्लिजिबल, ठीक है। इसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं हो सकती, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास होगा नो यूनिट। अब ये जो है ये भी आपके पास गिवन है, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वहाँ पे आप केसी जहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इसको पढ़ते हैं ना।
सो ये भी आपके पास एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, जैसे मैं आपको बाकी बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह आप वहाँ से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स, तो ये आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज। अब एक्टिवेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो जब आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में, वहाँ पे आपके पास एक लास्ट लाइन आपको नज़र आएगी जहाँ पे लिखता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की या बैकवर्ड रिएक्शन की, वो हमेशा एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग आर द स्लो रिएक्शन एक्सेप्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वेदरिंग ऑफ स्टोन्स ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ये भी टाइम लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है कि हमारे पास होता है AgNO3, ठीक है, वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, से आपके पास होगा AgNO3। अब नाइट्रेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर जो है वो +3 चार्ज होगा। इसी तरह अगर सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास बनता है क्या है, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है और सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, आयोनिक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो आयोनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस हैं, आयोनिक कंपाउंड जो है उनकी फास्ट रिएक्शंस होती है। सो ये आपसे पूछ रहा है कि स्लो रिएक्शन जो है वो इनके अलावा कौन कौन से, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन है, वेदरिंग ऑफ स्टोन स्लो रिएक्शन है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी स्लो रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। एंथैल्पी साइकिल यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप कहाँ से फाइंड आउट करते हो, विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है। हेबर प्रोसेस में तो आप अमोनिया की सिंथेसिस करते हो। हिस लॉ इज आल्सो नोन एज। अब ये जो हिस लॉ या हिसिस लॉ जो इसको आप पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे इसकी जो हेडिंग है वहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ हीट समेशन। सो ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक में से है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो काम करता है दैट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे सो दैट वुड बी नेगेटिव वर्क। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ से हम जो है EMF जो फाइंड आउट करते हैं, सो दैट वुड बी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का MCQ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज फाउंड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन इट्स ओन सोल्यूशन हैविंग मोलरिटी। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपके पास जो सोल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी होगी 1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मोलरिटी जो होगी 1 मोलर, और प्रेशर अगर आप देखते हो स्टैंडर्ड तो वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। इन इंडस्ट्री कॉस्टिक सोडा इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। अब यहाँ पे जो है ना आपने लेना होता है कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये जो MCQ है ये भी आपके पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। कॉस्टिक सोडा इज ऑब्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपके पास बुक का पेज नंबर है 20, यहाँ पे MCQ जो है गिवन है। तो जो नेक्स्ट MCQ है दैट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, सो ये भी आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये आपके पास बनता है 37.7 इकोमीटर और ये आपके पास मौजूद है पेज नंबर 11 के ऊपर। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 37.7 इकोमीटर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे सो उस एनर्जी को क्या कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना तो उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो है आपकी बुक के अंदर मौजूद है, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन लिखी हुई है। सम ऑफ कैटायोनिक एंड एनायोनिक रेडियस इन ए क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस आर। ये जो क्वेश्चन है इसको भी पिक किया गया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, द इंटर आयोनिक डिस्टेंस आर इन अ क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायोनिक रेडियस एंड एन आयोनिक रेडियस। ये आपके पास जो है पेज नंबर 10 के ऊपर मौजूद है। यहाँ से इस क्वेश्चन को पिक किया गया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में से। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल की अगर हम बात करते हैं सो वो आपके पास मौजूद है, राइट ऑप्शन इसका हाइड्रोजन, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फ्रांसियम, सीजियम वगैरह, दीज ऑल आर नोन एज अल्कली मेटल्स। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं सो हाइड्रोजन जो है दिस इज़ नॉट अल्कली मेटल। इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ये अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चली कि इसको हमने कहाँ पे रखना है। Which oxidation state is shown by alkali metals? Alkali metals are present in group 1A. If they are present in group 1A, it means they have the tendency to lose one electron. If they will lose one electron, it means they have positive 1 oxidation state. Which element form alloys? Alloys formation के लिए हमारे पास transition elements होते हैं, ठीक है। transition metals या transition elements जो हैं they have the ability to form alloys. ये आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ पे आप पढ़ते हो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज़। अब ये आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे हैं या जहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखे हुए सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, वहाँ पे आपको मिलेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज़ इन बिटवीन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। Species which donate electron to the central metal atom in the coordination sphere। अब coordination sphere के अंदर central metal atom को electrons donate कौन करता है, that is because of the A9, ठीक है। A9 कौन सा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हो। वैसे उसको लिगेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने पॉजिटिवली चार्ज लिख दिया है। तो लिगेंड के ऊपर हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है या फिर उसको आप एनाइन कहते हो अगर नेगेटिव चार्ज होगा। कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज। अब ये आपके पास क्या है, दीज आर नोन एज आइसोमर। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास सेम मोलिकुलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो उनको इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन जिन कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है दे आर नोन एज आइसोमर्स। What is the origin of organic compound? Organic compound का जो origin है that is from plants and animals. So right option would be option number D, both A and B. Isomerism become possible when? Isomerism कब possible होती है? जब आपके पास ब्यूटेन पे आप आते हो। ब्यूटेन का मतलब है जब आपके पास 4 कार्बन एटम्स होना, तो वहाँ पे क्या होती है, आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। अब ये आपके पास ब्यूटेन है, इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। एक आपके पास ये है जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट चेन होता है एन ब्यूटेन। एक आपके पास कार्बन इधर लगा लो सो ये आपके पास एक और इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज़ नोन एज आइसोब्यूटेन। सो इसका मतलब है कि दे आर मोर देन 3 कार्बन एटम। अगर 3 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे तो उसके अंदर क्या है, आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अगर हम अल्केन की बात करते हैं इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, सो दैट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो अल्केन्स की तो आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है वो होगी। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है ये सेकेंडरी केमिस्ट्री में लिखा हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, दैट इज वाई बेंजीन हैव द स्टेबिलिटी। Next, which of the following belongs to the class of saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons वो होते हैं those have single covalent bond between carbon and carbon atoms. Propene यहाँ पे ENE है, it means it have double bond. Butane देखिए यहाँ पे ANE है, so this is the class of alkanes and alkanes are known as saturated hydrocarbons. Butylene यहाँ पे देखिए फिर ENE लगाया हुआ, यहाँ पे YNE लगाया हुआ, इसका मतलब this is alkyne जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है।
So this one is the right option, butane. Vector Grignard was awarded a Nobel Prize. इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास सेकेंडरी केमिस्ट्री में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पढ़ोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको जो नोबेल प्राइज़ दिया था वो क्यों दिया था, क्योंकि इसने हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMGX जिसको हम बोलते हैं, इसकी फर्स्ट टाइम सिंथेसिस की थी और इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जो है दिया था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज़। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसको आप मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच कर दो, या तो एक कार्बन के साथ अगर इसको मज़ीद कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो भी आपके पास क्या होगा, दिस वुड बी द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या क्या है। अटैच टू 1 और नो कार्बन एटम, अटैच टू 2 और नो कार्बन एटम, अटैच टू 1 और 2 कार्बन एटम। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा अटैच टू 1 और नो कार्बन एटम, या तो एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, जैसे आपके पास इसको आप CH3 बना दो। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या अगर आप इसके साथ मजीद कार्बन लेंथ अटैच कर देते हो लेकिन वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड होनी चाहिए, सो आपके पास क्या होगा, दोज वुड बी द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोईथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लोरोईथेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये आपके पास है, ईथेन की बात कर रहा है, सो ईथेन हैव 2 कार्बन एटम्स। सो एक क्लोरो की बात कर रहा है, सो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर देंगे। हेयर वी हैव हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अगर आप देखो सो ये जो आपके पास कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड विथ only 1 carbon atom, so this means it is an example of primary alkyl halide. So the right option would be option number A, this is the primary alkyl halide. Next हमारे पास है in Cannizzaro reaction benzyl alcohol obtained from benzyl aldehyde। ये आपके पास जो Cannizzaro reaction पढ़ोगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हो, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। इसका पूरा रिएक्शन जो है वो गिवन है कि जब हम बेंजाइल एल्डिहाइड है उसको अगर ट्रीट करते हैं, बेंजाइल एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास इस तरह की बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ आपके पास C+OH एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। इसको जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर नोन एज। अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH। आप क्या करो, आप इसका एक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दो और उस हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लगा दो, अल्काइल ग्रुप लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, अल्कोहल्स की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शन नंबर C होगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्कोहल इन विच द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम। सो उनको आप क्या कहो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्बन की बात कर रहे हैं। सो अगर आप इसको 2 कार्बन के साथ अटैच करोगे और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, सो दिस कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम। दिस अल्फा कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड है। सो अगर ये डायरेक्टली लिंक है तो आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपके पास होगा सेकेंडरी अल्कोहल, नॉट प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। बल्कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन से पिक किया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो कि जब कीटोन्स हैं वो आपके पास सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते जब उनके साथ बल्कि मतलब लार्ज ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बोनाइल कीटोन द सेम इज कॉल्ड। अब ये आपके पास इस तरह है कि इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास C+O, ये आपके पास ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पे इसके साथ CH3, CH2 और CH3 अटैच्ड है, ठीक है, इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल कीटोन्स। और अगर आपके पास इस तरह हो जाए कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हो, यहाँ पे इसके साथ 1, 2, 3 कार्बन एटम अटैच होते हैं लेकिन यहाँ पे एक हो, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं दोनों साइड पे, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल। आपसे पूछ क्या रहा है, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोनाइल कीटोन्स आर सेम, अगर सेम होंगे सो दोज वुड बी द सिमेट्रिकल कीटोन्स।
आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप पढ़ते हो ना, एथानेल आपके पास होता है, मेथानेल होता है, एंड पे क्या लगना होता है, AL। ठीक है, आपने अल्केन की E को हटा के AL लगाना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आयोपिक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके पास होता है क्या है, आपने मेंशन क्या करना होता है। ये आपके पास MCQ है। इन द पेरेंट नेम COOH पोजीशन इज नॉट मेंशन। नहीं हम करते हैं इसके लिए, COOH is written as substituent and position is mentioned. No, carboxylic acid group is given first position in all. Yes, so this is the right option. Carboxylic acid जब आप नंबरिंग करते हो इन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका जो कार्बन एटम है उसका आपने फर्स्ट नंबर लाजमी देना होता है। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अगर आप अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करोगे, so then you will get carboxylic acid. It means option number D is correct, all of these. The compound which have CN group are called। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच्ड है, दिस इज नोन एज सायानो ग्रुप। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर नोन एज नाइट्राइल्स। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं, और अमाइनो एसिड के बीच में हमारे पास एक बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसकी बात करते हैं सो दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ इज आफ्टर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स चेंज इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, डाइटरी प्रोटीन्स इज अ वाइटल सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन ingested in the diet are digested into amino acids or small peptides that can be absorbed by the intestine and transported in the blood. The last MCQ is the name protein is derived from. Protein जो word है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, प्रोटियोस से, और उसका मतलब क्या है, प्राइम इम्पोर्टेंस, जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। So viewers, this was all about the chemistry sample paper 4 that was uploaded on PMC official website. If you have any question, you may ask in the comment section. Thanks for watching.